गुड मॉर्निंग साथियों। हमें एसके झा सर यूट्यूब चैनल जो हैं उसका सेट नंबर 1 से क्वेश्चन को लेकर मैं सुपर रिवीजन के साथ आपको शॉर्ट रिवीजन करवाता हूं। ठीक है सर। क्वेश्चन ये था पहला नंबर सर कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर पत्थर से टकरा रही है पानी तो जब तक पत्थर टकराएगी नहीं पत्थर पर वो गतिज ऊर्जा होगा। अगर पत्थर पर टकरा जाती है तो घर्षण करेगा और घर्षण करेगा तो रगड़ाएगा और रगड़ाएगा तो ऊष्मा ऊर्जा हो जाएगा। इसका मतलब ये है सर कि अगर पत्थर से टकराने से पहले गतिज ऊर्जा होगा पानी, आंसर आपका ए हो जाएगा। और गति जब नीचे अगर टकरा जाएगा तो वो जो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है सर कि अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद उसकी ऊर्जा परिवर्तन होता है। हमने अभी बताया कि अगर पानी गिर रहा है तो पानी गिर रहा है इसका मतलब गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा और नीचे पत्थर पर टकरा जाता है तो आपको ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। और यही आपका क्वेश्चन पूछा है। पानी में गति तो गतिज ऊर्जा, और पानी में अगर घर्षण किया पानी नीचे टकरा गया तो ऊष्मा ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन कौन है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है सर कि स्टील जंगरोधी बनाता है। सर ने बताया था जंगरोधी बनाता है इसका मतलब क्रोमियम, और कठोर बनाता है इसका मतलब कार्बन। अगर मान लीजिए क्रोमियम ऑप्शन में ना रहे तो कार्बन मारेंगे, और क्रोमियम नहीं रहे तो कार्बन मारेंगे, और कार्बन नहीं रहे तो क्रोमियम मारेंगे। लेकिन स्टील जंगरोधी बना रहा है और जंगरोधी बनाएगा तो क्रोमियम, और क्रोमियम ना रहेगा तब कार्बन मांगेंगे। लेकिन क्रोमियम तो हमारा ऑप्शन में है। सर बताए थे कि अगर 2 इलेक्ट्रीशियन रहे और दोनों में से बाप और बेटा रहे तो जो अच्छा रहेगा उसी को ना हम पकड़ के अपने घर में ले जाएंगे। ठीक उसी का उदाहरण सर ने दिए थे, आप गौर फरमाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये है सर कि उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र क्या होता है। सर ने बताया था क्या सर कि HRT का ऑर्डर रहेगा और सब में कॉमन है U sin थीटा, और सब में कॉमन है U sin थीटा। तो U sin थीटा बट्टा 2G यानी कर देंगे, और इधर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दे और नीचे भी 2 लगा देंगे। सर ने बताया था। और ये स्क्वायर को रहने देंगे और ये 2 को नीचे 2 उतार देंगे और नीचे 2 के मान को खा जाएंगे। और इसके बाद कहे थे कि यहाँ जो 2 उतारे हैं यहाँ पे 2 को खा जाएंगे, और ये स्क्वायर है यहाँ नीचे 2 उतार देंगे और ये वाला पे यहाँ पे खा जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर HRT का मान पूछ रहा है तो 2U sin थीटा बटा G। आप गौर फरमाइएगा, सर बताए थे कि HRT का फॉर्म में रहेगा, सबसे पहले ये बताए थे। और U sin थीटा बटा G, U sin थीटा बटा G, U sin थीटा बटा G, तीनों में कॉमन ही कॉमन रहेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे पहले 2 ऊपर दे देंगे, 2 ऊपर दे देंगे और नीचे 2 लगा देंगे, तो ये हो गया आपका H का ऑर्डर। ठीक है सर। दूसरा में R का ऑर्डर कहे थे सर ने कि ये 2 जो है ये रहने देंगे, लेकिन ये 2 जो है नीचे में उतार देंगे और ये 2 को खा जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कहे थे कि ये जो 2 है 2 को नीचे उतार देंगे और ये 2 को खा जाएंगे, और यहाँ भी 2 को खा जाएंगे, और HRT का ऑर्डर आ जाता है। आप दिमाग में याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है सर कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर अगर बात करेंगे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो अगर आपके क्वेश्चन में दर लगा दिया है तो आपका शक्ति हो जाएगा। ठीक है सर। अगर मान लीजिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कार्य करने की क्षमता या सक्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये है सर कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है।
तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है सर जोड़ना। इम्प्लांटेशन का जोड़ना मतलब ही होता है जोड़ना या युग्मित करना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो देख लीजिए आप ऑप्शन, माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, बिल्कुल नहीं। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमने बताया सर, क्या बताया कि इम्प्लांटेशन का मतलब ही होता है जोड़ना या युग्मित करना। और देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर भी युग्मनज का जुड़ना कह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको ये एक थ्योरी मैं बताता हूँ सर, तत्व और यौगिक और मिश्रण कैसे हम लोग पहचानेंगे कि तत्व कैसे है, यौगिक कैसे है, और तत्व कैसे है, यौगिक कैसे है, मिश्रण कैसे। तत्व जो अकेले सूत्र होगा ना हो, जैसे Fe कॉपर, ये अकेले है, इसका मतलब तत्व है। यदि दो या दो से अधिक हो जाएगा सूत्र, ये यौगिक हो जाएगा। जैसे CO2 यानी कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब दो हो गया, इसका मतलब यौगिक हो गया। अब मिश्रण, जिसका सूत्र होता ही नहीं है उसी को मिश्रण कहते हैं। जैसे हवा का शरबत का कोई सूत्र होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन आपका है सर कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। अच्छा, हमने यौगिक के लिए अभी क्या बताया कि अगर यौगिक हो, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक हो, जिसका दो या दो से अधिक हो सूत्र हो, उसी को यौगिक कहते हैं। अच्छा, पारा का मतलब होता है Hg, तो अकेले है, अकेले इसका मतलब ये तत्व है। शरबत जिसका सूत्र होता नहीं है, ये तो मिश्रण हो जाएगा बाबू। और वायु भी तो मिश्रण ही हो जाएगा, वायु का कौन सूत्र होता है। अमोनिया का NH3 सूत्र होता है, इसका मतलब है कि अमोनिया जो है यौगिक हो सकता है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। हमने बताया था सर कि कार्य करने की सक्षम या क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं भाई। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, लेकिन कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन ये है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। देखिए एक बात बताते हैं आपको, 500 किस्म के 500 देखिए यहाँ 500 किस्म के जहरीले सांप होते हैं, जिसमें 10 गो किस्म के सांप एकदम जहरीले होते हैं। 500 किस्म के सांप होते हैं, लेकिन 10 गो जो है भीषण जहरीला होता है। लेकिन एक बात बताइए, कोबरा हाई देखिए, कोबरा बाप रे बाप बड़ी जहरीला है। पूछ रहा है आपसे कि जहरीला नहीं है। कोरल स्नेक, वाइपर, ये सब जहरीला है, लेकिन अजगर जो है जहरीला नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सर। रासायनिक बंधन बनने पर क्या होता है, देखिए ये जो है मर्द है, ये औरत है, इन दोनों के अगर शारीरिक रूप से शादी होगी और बंधन में बंध जाएंगे, तो ये दोनों की भावनाएं बाहर आएगी, भावनाएं बाहर आ जी। अरे कुछ भी होगा तो बाहर ही ना आएगा। इसका मतलब ये होता है सर कि ऊर्जा सदैव हमेशा बाहर आता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु आप जानते होंगे कि शुक्राणु वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बाबू, शुक्राणु वृषण में बनते हैं। क्वेश्चन ये है सर कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 है तो इसका भाकस्मिकता 2 है, तो अम्ल का तुल्यांकित भार ज्ञात करिए। अगर आप पढ़ेंगे ना तुल्यांकित भार बराबर पढ़ेंगे, तो इसका जितना भी एटॉमिक वेट होगा तो इसका आता है आपको 98, ठीक है ना, 98 आता है। और जितना भाकस्मिकता होगा उतना से भागा दे देंगे और काट कूट के जो भी आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 49 आंसर हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि तुल्यांकित भार नहीं दिया हुआ हो, तो मान लीजिए आपका भाकस्मिकता आपका नहीं दिया हुआ हो, भाकस्मिकता आपका नहीं दिया होगा, और H2SO4 कहे, चाहे CO3 माइनस माइनस कह दे, NaOH कह दे, AlO2 के हॉल H3 कह दे, Mg प्लस प्लस कह दे, ठीक है।
तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही से भागा दे देंगे। 2 गो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 2 से भागा दे देंगे। अगर CO3 माइनस माइनस है तो 2 से भी डिवाइड कर देंगे माइनस माइनस से। NaOH यानी कि OH जितना होगा नीचे से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ सर कि जितना प्लस प्लस होगा या जितना हाइड्रोजन होगा और जितना OH होगा उसी से, अगर भागात्मकता नहीं दिया रहे तो प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, चाहे जितना हाइड्रोजन रहे जितना OH रहे उसी से हम लोग भाग दे देंगे, तो आपका आंसर निकल जाता है। देखिए सर, ये सर सिर्फ क्लास आपको रिवीजन करवा रहा है, ठीक है सर। बारीकी से पढ़ना चाहते हैं तो एसके झा यूट्यूब चैनल पे बहुत ही बेहतरीन सेशन चलता है, आप उसको देख लीजिए। हम सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे हैं। जो छात्र देख लिए हैं एसके झा सर का, तो हो सकता है उनकी रिवीजन नहीं हो पा रहा हो, क्योंकि वो तो देखते हैं यूट्यूब से के ज़रिए और क्वेश्चन निकालते हैं नहीं निकालते हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, हम सिर्फ आपको यही से बता रहे हैं। अगला नंबर है सर, आघातवर्धनीयता सबसे अधिक होती है। अच्छा एक बात बताइए सर, आघातवर्धनीयता क्या है? तो आघातवर्धनीयता मतलब है ना, पीटते हैं, पीट कर जो है ना बाबू, पीट कर चादर बना दिया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? चादर बना जाता है। तो आघातवर्धनीयता सबसे अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जानते हैं किसका है? प्लेटिनम का है, उसके बाद सोना का है, उसके बाद एजी चांदी का है, उसके बाद कॉपर और उसके बाद अल्युमिनियम। इसका मतलब ये हुआ सर कि आघातवर्धनीयता, इसका मतलब ये हुआ कि आघातवर्धनीयता, वर्धनीयता थोड़ा हिंदी हमारा कमज़ोर है चला। आघातवर्धनीयता के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का होता है। अगर प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं रहता तो सबसे पहले सोना मारते, AU मारते। अगर ये भी नहीं रहता तो सोच समझ के चांदिया मारते, और चांदी नहीं रहता तो कॉपर, और कॉपर ना रहता तो अल्युमिनियम। ये आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा चेला, समझे? तपस्या करना पड़ेगा, तपस्या, महात्मा बुद्ध जैसा बनना पड़ेगा। रंग पहचानने की क्षमता 2 तरह से होता है। क्या होता है बाबू? 2 तरह से क्या होता है? एक हो जाता है आपका छड़ और एक आपका हो जाता है कोण, ठीक है ना? गड़बड़ा जाता है मामला यहीं पे। अच्छा, छड़ जो है याद करने का ट्रिक है कि छड़ सीधे होता है, छड़ सीधे ना होता है हो तो सीधा मतलब तीव्र होगा, सीधा मतलब तीव्र होगा, और जो शेष बच गया रंग पहचानने की क्षमता होती है। अगर छड़ और कोण 2 आंसर होना चाहिए तो रंग पहचानने की क्षमता को कोन्स यानी कोशिकाओं में होता है, कोन्स कहेंगे। अगर नहीं रहता रंग पहचानने के लिए क्षमता कोन्स कहते हैं, और छड़ पहचानने के लिए हमारा क्या होता है? तीव्रता पड़ती है ज़रूरत। भाई मेरे, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, पालन नहीं करता है, थोड़ा सा ध्यान देना है, पालन नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, H2O तो हमारा यौगिक है, यौगिक यहाँ पे नज़र आ रहा है। शरबत 2 तरह से हम बांट दिए। शरबत में मिलाते हैं H2O पानी, और इसमें चीनी C6H12O11 चीनी, और शरबत को हम लोग मिश्रण ही कहते हैं। और पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा नियम मिश्रण नहीं करता है, पालन नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर शरबत हम पिएंगे तो बराबर मात्रा में पिएंगे। कभी ऐसा हुआ है क्या कि शरबत पिए तो पहला घोट बढ़िया लगा, दूसरा घोट बढ़िया नहीं लगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बराबर मात्रा में होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि मिश्रण के घटक उनके गुणों को बराबर रखते हैं, यानी बरकरार रखते हैं। बिल्कुल जितना चीनी और पानी में जितना होगा अंश, बिल्कुल सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल, ये पानी है, चीनी है, बिल्कुल हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए पानी और चीनी को अलग नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए गर्म करके खौला दीजिए, चीनी अलग हो जाएगा, तो हाँ अलग किया जा सकता है, लेकिन इसकी संरचना तय है, तो इसकी संरचना तय नहीं है चेला। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पालन नहीं करता है तो यही पालन नहीं करता है, ठीक है ना चेला? इसलिए सर कि प्रजनक ब्रीडर के रिएक्टर में है, जिसमें
देखिए प्रजनक मतलब होता है क्या चेला, बढ़ावा, वृद्धि, प्रजनन करना। मान लीजिए एक प्राणी से दो प्राणी, यदि एक प्राणी से दो प्राणी हो जाएंगे तो हमारी वृद्धि ना होगी हो। हम जितना खपत पहले से कर रहे थे उससे हम उत्पादन में अधिक ना होंगे। और हम मान लीजिए कि हम अगर प्रजनन किए तो हम अगर बच्चा हुआ हमारा तो बच्चा सहित हो गए ना हम, और यदि बच्चा सहित हो गए तो हम भारी हुए ना। इसका मतलब खंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है और भारी हो जाता है। आपका यही आंसर है। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आप जानते हैं जब दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह को क्या कहते हैं। मान लीजिए ये बड़का टंकी है, ये छोटका टंकी है। पानी कब आएगा, जब इसके तापमान पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि प्रवाह पे डिपेंड करता है। और आपको सबसे पहले आपका आंसर हो जाएगा सी। अब दो निकायों के बीच के ऊष्मा के प्रवाह जो है तापमान पर निर्भर करता है। इस पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, हम जरा आपको बताते हैं। इधर प्रवाह है सर, इधर प्रवाह है और इधर अंतर है, अंतर में कारण। अगर विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर पूछेगा तो विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर विभव, क्या सर, विभव आप नोट कर लीजिए। अगर ऊष्मा के प्रवाह के अंतर पूछेगा तो तापमान, और जो कि आपका यही क्वेश्चन था कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह के अंतर को तापमान कहते हैं, और वहीं द्रव के प्रवाह के अंतर को स्तर कहते हैं, और गैस के प्रवाह के अंतर को हम लोग घनत्व कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कहीं से कहीं ना कर चलिए। वह तत्व जो न कि ऑक्सीकारक है और न अकारक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए एक बात बताने, ऑक्सीकारक और अकारक में थोड़ा लड़का गड़बड़ा जाता है। हम मामला को थोड़ा फिट करेंगे, समझाएंगे। और न ही ऑक्सीकारक है और न ही अकारक है, इसका मतलब इसका 12वीं कक्षा इलेक्ट्रॉन 8 होगा, 8 होगा। तो देख लेंगे सबसे पहले 6 2 8, इसका 12वीं कक्षा, इसका 12वीं कक्षा, इसका 12वीं, इसका 12वीं, 6 2 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी 8 किसी का भी नहीं आ रहा है, ठीक है सर। देखिए अकारक और ऑक्सीकारक में थोड़ा बच्चा गड़बड़ा जाता है, और हमारा उद्देश्य है कि गड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले ऑक्सीकारक, सॉरी ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक, क्या क्या मैंने बोला, ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचयन, ये जो है ना चला, ये सब के सब एक के नाम है, ठीक है। अब कैसे याद करना है थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तब ना। एक होता है अवकरण, एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचायक। ये चारों का चारों नाम ना एक ही है, लेकिन याद नहीं करना है। यदि आपके क्वेश्चन में ऑक्सीकरण, अवकारक, उपचयन, अपचायक, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक, अवकरण आ जाए तो सबसे पहले खट से इंग्लिश दे देंगे। ये चारों के इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ये चारों के इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं, ठीक है सर। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और इसमें ऑक्सीजन का जुटना, मतलब ये होता है सर, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुट जाता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन हट जाता है, इसका मतलब हटना। और ठीक है ना सर। और इसमें ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाती है, यानी ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाती है और इसमें ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है। बस इतना आपका मामला याद कर लीजिएगा, हो जाएगा काम। और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब अपने ओर आकर्षित करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो। इसका मतलब कि आप लाइक नहीं कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर है सर, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति का मान क्या होगा। अरे चेला, आवृत्ति का मतलब जानते हैं क्या होता है? 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, मतलब 1 सेकेंड में हम अप डाउन कर रहे हैं, उसी को आवृत्ति कहते हैं।
चेला रही। कह रहा है कि 20 पूर्ण दोलन में लगा समय 10 सेकेंड है। इसका मतलब 10 सेकेंड में 20 दोलन करते हैं, 20 दोलन करते हैं तो 1 सेकेंड में कितना करेंगे? अरे यार 2 दोलन करेंगे, सॉरी 2 सेकेंड करेंगे, 2 सेकेंड हमारा लगेगा ना हो। इसका मतलब 1 सेकेंड में हमारा 2 गो लगा, तो आवृत्ति पूछ रहा है तो 2 गो लगा, इसका मतलब 2 सेकेंड हो जाएगा। 1 दोलन करने में 2 सेकेंड लग रहा है और आपका दोलन ही तो आपका सेकेंड में तो ऑप्शन पूछ रहा है। का चला समझ में आ रहा है ना समझना पड़ेगा, समझे। अगला क्वेश्चन है सर कि तांबा के चकती में एक छेद है। ले हम छेद कर लिए, छेद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इसे गर्म किया जाता है तो छेद का व्यास, अरे भाई जब एकरा गर्म करेंगे तब फैलेबे ना करेगा, फैलेगा ना, फैलेगा चारों तरफ से। इसका मतलब ये है सर कि बढ़ता है। फैलना का मतलब होता है कि बढ़ना। अरे समझा करो, ले मजा। एक क्वेश्चन ऐसा आ गया न्यूमेरिकल, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? ले भाई हम 5 मीटर पर सेकंड ले लिए, एक द्रव्यमान है 25 जूल है, लेकिन कहाँ इसके गति के दोगुना। ले भाई 5 मीटर प्रति सेकंड से अब 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिए, बाकी सब एम द्रव्यमान उतना ही। काइनेटिक एनर्जी हमसे गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो आप जानते होंगे काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 25 दिया गया है और 1/2 गुना m गुना 25, तो यानी m बराबर 2 kg निकल जाता है यहाँ से, ठीक है ना सर। और आपका काइनेटिक एनर्जी पूछा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। तो 1/2 m बराबर हम अभी निकालें 2 kg, तो 2 kg गुना 10 के स्क्वायर, क्योंकि v जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, तो 10 के स्क्वायर 100 जूल हो जाएगा। देखिए भाई काइनेटिक एनर्जी हमेशा जूल में होता है, ठीक ना। यहाँ न्यूटनों देले है, थोड़ा मामला टाइट है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लो भैया फिर एक क्वेश्चन आ गया, कहा कि मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E का मूल क्या होगा यदि इसकी गति v को बढ़ाकर 2v तक दोगुना कर दिया जाता है। देख भाई m है, E है वेलोसिटी इसका, तो E बराबर 1/2 mv² तो होता है आपका फॉर्मूला। m है, E1 है और जो है 2v, यानी कि गति को 2v कर दे रहा है 2v, तो E1 बराबर 1/2 गुना m गुना, अगर अभी इसका v था तो v² किए, ये 2v है तो 2v² कर दिए। इसका मतलब ये हुआ चला कि E1 बराबर 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 लिख दिए, 1/2 mv²। इसको काटना नहीं है ना, हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि तुलना करने के लिए बोल रहा है। तो E1 बराबर 4E काहे कि 1/2 mv² बराबर E है, और यहाँ पे E1 बराबर ये 1/2 mv² E1 है यहाँ पे, और 4E हो जाएगा यहाँ। इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई, 1 से कितना गुना, 4 गुना। लेकिन आपका ये बनाना नहीं है, यानी पहले 2 गुना हो गया तो उधर 2 के जा के उधर 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 आप मार दीजिए। श्वसन क्या है? अच्छे भाई श्वसन एक जो है उपचयन है। अब कहें कैसे मास्टर, थोड़ा सा समझाओ, अभी तो हमने आपको बताया श्वसन क्या है, तो देखते हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन तो जुटता ही ना है, O2 जुटता है श्वसन, तो इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा उपचयक, उपचयन, अवकारक, ऑक्सीकरण, अपचायक, लेकिन इन सभी को नहीं देखकर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों आंसर दोनों में क्वेश्चन रहते हैं। ताकि किसमें कोई कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब कोई भी कार्य नहीं होगा। देखिए भाई कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अच्छा अगर मान लीजिए खड़ा है, इसका मतलब 90 डिग्री, और आप जानते होंगे F बराबर FS कोस थीटा। बल हो जाता है, ये मान लीजिए कि कोई भी अगर 0 हो जाता है तो कार्य भी 0 हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अच्छा चलता है, मान लीजिए यहाँ सचिन है, चलता है, तो इसका एंगल 90 डिग्री हो हीगा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तब ना 0 हो जाएगा, यानी कोस 90 डिग्री तो 0। लेकिन चलेगा सीधे सीधे ऐसे ही तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा टेढ़ लंगड़ होकर चलेगा। इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक कुली बस से किसी कार तक वजन ले जाता है
तो हमेशा तो 90 डिग्री इसका एंगल नहीं बनेगा। वरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसका तो हम बनेगा ही नहीं, क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका मतलब इसी में जो है कार्य नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सिखाते हैं सर। आइए क्वेश्चन नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं, और 1 मोल बराबर O2 दे दीजिए, नाइट्रोजन दे दीजिए, कुत्ता दे दीजिए, बकरी दे दीजिए, यानी 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। इसी को अगर मान लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु या आयन, 1 मोल नाइट्रोजन बराबर 22.4 लीटर, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु आयन होता है। 1 मोल कुत्ता बराबर 22.4 लीटर, 1 मोल बकरी बराबर 22.4 लीटर, इसी का जो है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु अणु आयन सभी में होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या सीखा कि 1 मोल किसी का भी हो तो 22.4 लीटर होगा, या तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा। ठीक है सर, तो आप तो यहाँ फंस गए हो, क्योंकि ये तो होगा 6 इंटू 10⁻23, यहाँ तो ये होगा 6.022 इंटू 10⁻23, या ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के। अब देखिए यहाँ मामला ये फंसता है सर कि यहाँ अणु है कि परमाणु है। अब अणु होगा कि परमाणु होगा अब पता चल ही नहीं रहा है। सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड अगर यौगिक होगा तो अणु होगा, यानी कि बड़ा होगा तो छोटा होगा। अगर यही कार्बन रहता तो तत्व हो जाता, और तत्व आपके क्वेश्चन में रहे तो आपको परमाणु देना है, परमाणु वाला ऑप्शन देना। तब बच्चों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है तो CO2 है। CO2 क्या है, ये एक यौगिक है। तो यौगिक को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, छोटका में, अणु में, और अणु इज द, अणु यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों सीखे आप। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 शीर्षों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए ये जो है रास्ता, अगर मान लीजिए यहाँ से अप डाउन करते हैं तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो है श्रेणी कहलाता है और नीचे वाला गर्त कहलाता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लैम्डा डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य होता है, और यहाँ से यहाँ तक के डिनोट करते हैं और तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या मान लीजिए इतना एक तरंग दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर है, लैम्डा यानी 10 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि 2 क्रमिक शीर्ष, ऊपर वाला शीर्ष का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर और तरंग दैर्घ्य इसी को कहते हैं। इसका मतलब कि 10 सेंटीमीटर ऑप्शन